दोस्तों, नाम भी नारायणन जी की जीवनी पे आधारित एक फिल्म बन रही है और वह आर माधवन जी ने लिखी है। निर्माता हैं, निर्देशक भी हैं। और आज थोड़ा सा जानेंगे आखिरकार इनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा, और आखिर क्या हैं, कौन है ये, विवादों में क्यों घिरे गए। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देसवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, नाभी नारायणन जी इसरो के भूतपूर्व साइंटिस्ट रहे, एरोस्पेस इंजीनियर रहे। इनकी जीवनी पर आधारित फिल्म आ रही है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जिसमें आर माधवन जी ने इसके निर्माता निर्देशक होने के अलावा इसमें इनका मुख्य नायक नाम्बी जी का किरदार भी निभाया है, जो कि 27 साल की उम्र से लेकर 75 साल तक का पात्र है और अभी ये जिंदा है। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिल्म के बारे में तो मैंने पूरा आपको विवरण दे दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट का पूरा ट्रेलर का रिव्यू मैंने दे दिया है। 6 भाषाओं में ये फिल्म रिलीज हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 जुलाई 2022 को। एक बायोग्राफिकल, एक नेचुरल सोशल ड्रामा है। इनका पूरा नाम एस नाम्बी नारायणन है। 12 दिसंबर 1941 को उनका जन्म हुआ था। यह एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर है जिन्होंने इसरो के लिए काम किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण का अवार्ड दिया था, जो कि भारतीय तीसरा सबसे सर्वोत्तम सिविलियन अवार्ड है। तो श्रेय जाता है विकास इंजन को ईजाद करने के लिए, जो इंडिया का पहला PSLV लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा। उच्च अधिकारी होने की वजह से इसरो में ये एक डिवीजन के इंचार्ज थे। उस डिवीजन का नाम था क्रायोजेनिक्स। 1994 इनके लिए एक बहुत ही बुरा काल साबित हुआ, जब इनके ऊपर चार्ज लगाए गए देशद्रोही होने के और जासूसी करने के आरोप, और इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। किंतु 1996 में इन पे लगे सारे आरोपों को निराधार साबित किया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया ने। सारे चार्ज इनके खिलाफ जितने लगे थे CBI ने खारिज कर दिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको सभी आरोपों से मुक्त कर दिया 1998 में 1998 में। भारत के दक्षिणी हिस्से ट्रावनकोर में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की थी। यूनिवर्सिटी का नाम था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू जर्सी में स्थित है। इस प्राचीन यूनिवर्सिटी का निर्धारण हुआ था, स्थापना हुई थी 1746 में, एलिजाबेथ ने की थी। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी थिया गराजर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। इनके ऑक्यूपेशन को अगर एक नाम दिया जाए तो वह है एरोस्पेस इंजीनियर। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इनको एक कंपनसेशन मिला था 50 लाख का। यह सर्वोच्च न्यायालय के जज श्री दीपक मिश्रा जी की बेंच ने निर्देश दिया था, जिसको कि 8 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ऑफ केरला से वसूल किया जाना था और उसी को उसका हिसाब देना था। तो एक अभूतपूर्व हर्ष का विषय ये है, बताते हुए खुशी हो रही है कि केरल सरकार ने इनको 1.3 करोड़ देने का निश्चय किया। इसके अलावा एपेक्स कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का भी निर्णय किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड अवकाश प्राप्त जज श्री DK जैन की अध्यक्षता में यह इंक्वायरी की गई कि इसमें केरला पुलिस गवर्नमेंट का कितना हाथ है उनको अरेस्ट करने में नाम्बी नारायणन जी को झूठे केस में। इन्हीं वफादार हिंदुस्तानी साइंटिस्ट की जीवनी पर आधारित फिल्म RK माधवन जी ला रहे हैं, अभिनेता के रूप में, निर्देशक निर्माता के तौर पर, जिसका नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट्स। दोस्तों, इनकी शुरुआती ज़िंदगी की बात की जाए तो इनका जन्म 1941 में तमिल परिवार में हुआ था। जगह का नाम था नागरसोइल, और ये तीसरी स्टेट थी ट्रावनकोर की, जहां इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करी। स्कूल का नाम था DVD हायर सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों, अपने कैरियर की शुरुआत में 1966 में विक्रम साराभाई, जो उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे, उनसे इनकी पहली मुलाकात हुई। मौका था एक लॉन्चिंग इवेंट का, रॉकेट लॉन्चिंग इवेंट का, थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के टाइम पर, जो थम्बा में ही हुआ था, तिरुवंतपुरम केरला। उनकी मुलाकात एक अन्य वैज्ञानिक श्री YS राजन से हुई, जब वह खुद एक पेलोड इंटीग्रेटर के रूप में नाम्बी जी काम कर रहे थे। YS राजन जी चेयरमैन थे एक और संस्था के, भारतीय संस्था के, जिसका नाम था स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, SSTC। विक्रम साराभाई मशहूर वैज्ञानिक थे और वो केवल हाईली प्रोफेशनल लोगों को ही, वैज्ञानिकों को ही इसरो में नियुक्ति देते थे। इसलिए नाम्बी नारायण जी ने अपने आप को डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एनरोल कराया और M.Tech के लिए उन्होंने द कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग थिरुवनंतपुरम में अपने आप को एनरोल कराया।
यह सब देखते हुए विक्रम साराभाई जी ने उनको छुट्टी भी दे दी हायर एजुकेशन के लिए। तो उनकी शर्त यही थी कि वह यूनिवर्सिटी आईवी लीग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यानी प्राचीनतम अमेरिकन यूनिवर्सिटी। अमेरिका के नासा से इनको फेलोशिप ऑफर की गई और इसके बाद इनका दाखिला हुआ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, जो कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी थी अमेरिका की। यह समय था 1969 का, 1969 द ईयर वाज। वहाँ से उन्होंने मास्टर प्रोग्राम किया नाबी जी ने इन केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन अंडर द प्रोफेसर लुगी क्रोको के द्वारा, और उसके बाद इन्होंने एक रिकॉर्ड टाइम 10 महीने में वह डिग्री हासिल करी। लिक्विड प्रोपल्शन की डिग्री हासिल करने के बाद इनको यूएस में नौकरी ऑफर हुई, किंतु नाम्बी नारायण जी अपनी देशभक्ति देश प्रेम के कारण भारत वापस आ गए। उस वक्त तक भारतीय साइंस, रॉकेटरी साइंस केवल सॉलिड प्रोपेलेंट्स पर ही डिपेंड थी, निर्भर थी। नाम्बी नारायणन जी ने अपने तजुर्बे से लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर्स बनाई, 600 किलो का एक बहुत ही सफल इंजन बनाया, जिसको इस्तेमाल किया गया मिड 1970 में, और उसके बाद उन्होंने बड़े इंजन बनाने शुरू किए। 1992 में भारत ने रशिया के साथ एक 235 करोड़ की डील की, जो डील थी ऐसी टेक्नोलॉजी को आयात करने की जिनसे क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन्स बनाए जा सकते थे। ऐसे मात्र 2 इंजन की कुल डील 235 करोड़ की थी, किंतु भारत सरकार की इस तरह के 2 इंजन रशिया से मंगाने की डील फलीफूट नहीं हो पाई, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने रशिया को एक पत्र लिख दिया था। रशिया को यह धमकी भी दी कि उसे वह ब्लैकलिस्ट करा देंगे देश को सिलेक्ट 5 क्लब से। रूस उस वक्त था बोरिस येल्त्सिन के कार्यकाल में, इसलिए रशिया इस धमकी से डर गया और उन्होंने इंडिया को ये टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ ही सालों में भारत ने इसको बाईपास करने के लिए भारत सरकार ने रशिया से एक नया एग्रीमेंट किया, जो था 4 क्रायोजेनिक इंजन्स को फैब्रिकेट करने का, इसके साथ ही 2 मॉकअप्स फॉर ए टोटल ऑफ $9 मिलियन। यह बोली एक वैश्विक स्तर पर ओपन टेंडर से लगाई गई थी, जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई ट्रांसफ़र नहीं होना था। इसी वक्त इसरो ने तरक्की कर ली थी और एक चीपेस्ट केरला हाईटेक इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा प्रोवाइड करना चाहती थी चीपेस्ट टेंडर फॉर फैब्रिकेटिंग इंजन्स, लेकिन यह डील मेटेरियलाइज नहीं हो पाई स्पाइस स्कैंडल केस की वजह से, जो नाम्बी आरजी पे चला था। 1994 में नाम्बी नारायणन जी पे आरोप लगा मालदीवियन डिफेंस इंटेलिजेंस सर्विसेज के 2 अधिकारियों को ये डिफेंस के सीक्रेट बेचने का। महत्वपूर्ण जानकारी सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्चिंग के वक्त की थी कि बहुत ही गोपनीय और उत्तम रखी जाती थी। इन गोपनीय सूचनाओं व आंकड़ों को फ्लाइट टेस्ट डेटा कहा जाता था। बी नारायणन जी वह 2 वैज्ञानिकों में से एक थे। दूसरे वैज्ञानिक का नाम था डी शशि कुमारन। उनको भी ये आरोप लगाया गया था सीक्रेट बेचने का, काफ़ी करोड़ों रुपए की डील के मुताबिक। नारायणन जी को पकड़ लिया गया, 50 दिन उन्होंने जेल में बिताए। उस वक्त आईबी ने जो पूछताछ की नारायणन से, उन पर उन्होंने नाम्बी जी ने आरोप लगाए कि वह उसके बॉस को फंसाने के लिए उनसे हाँ करवा रहे हैं और उनको झूठे आरोपों में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। के बॉस उस वक्त डायरेक्टर थे लिक्विड प्रोपल्शन के इसरो में, उनका नाम था ए मुथु न्यायगम। वह डायरेक्टर थे LPSC लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के। नाम्बी नारायण जी के मुताबिक उन्होंने जब इस बात से इनकार किया और किसी को फैब्रिकेट करने से झूठे आरोपों से इनकार किया, तो आईबी के अधिकारियों ने उनको बहुत टॉर्चर किया और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें इसरो से शिकायत है कि इसरो ने उनको बिल्कुल भी सहयोग नहीं दिया। उस वक्त के डायरेक्टर थे इसरो के कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जिन्होंने कह दिया था कि इसरो एक लीगल मैटर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। किंतु 1996 में सीबीआई ने नाम्बी नारायणन पर लगे सारे आरोपों को निराधार घोषित किया। अप्रैल 1998 में इन्हीं बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और बता दिया कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। 1999 में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने केंद्र सरकार के विरुद्ध एक आदेश पारित किया कि वह उसको मानहानि, टॉर्चर, शारीरिक कष्ट का हर्जाना दे।
और वह जो कैरियर बर्बाद हुआ है एक वैज्ञानिक का, नाम्बी नारायणन जी का, बेबुनियाद आरोपों के जालसाजी में फंसकर, उसका मुआवजा तुरंत उनको प्रदान करे केरल सरकार। नाम्बी नारायणन जी के साथ दूसरे वैज्ञानिक शशि कुमार जी को भी रिहा कर दिया गया था। उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था थिरुवंतपुरम से और इनको डेस्क जॉब दे दिया गया दोबारा जॉब में लेने के बाद। 2001 में ही NHRC ने 1 करोड़ का मुआवजा निर्धारित किया। केरल सरकार को आदेश दिया कि वह जुर्माना दे दे नाम्बी नारायणन जी को, जो कि 2001 में ही रिटायर हुए थे। तो केरला हाई कोर्ट ने NRTC की इस अपील को कोर्ट में जो दाखिल की गई थी सितंबर 2012 में ऑर्डर करके कह दिया कि केवल 10 लाख रुपया ही केरल सरकार देगी नाम्बी नारायणन जी को एक मुआवजे के तौर पर। 3 अक्टूबर 2012 को एक सनसनीखेज खबर छपी द हिंदू में, जिसने यह खबर छापी कि केरला गवर्नमेंट ने चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं, आरोप खारिज कर दिए हैं जो केरला पुलिस के अफसरों पर लगाए गए थे। उन पर यह आरोप था कि उन्होंने झूठे और जालसाजी करके नारायणन को झूठे केस में, जासूसी केस में फंसाया था। और सबसे हास्यास्पद और शर्म की बात यह थी कि केरल गवर्नमेंट का यह कहना था, केरल सरकार का, राज्य सरकार का, कि आरोपों को लगे हुए 15 साल से ऊपर हो गए हैं, इसलिए इनको ड्रॉप किया जाता है। पुलिस के सभी अधिकारियों को इन आरोपों से इस बेवकूफ़ाना तर्क पर आरोप मुक्त कर दिया गया। और इसके बाद एक मज़ेदार विडंबना और हुई। इन पुलिस अधिकारियों में सबसे टॉप पे थे CB मैथ्यूज़। इनको एक नियुक्ति पत्र दे दिया गया, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया केरला का। 2011 से 2016 तक इन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया। सरकार ने नाम्बी नारायणन को शांत करने के लिए 1.3 करोड़ की डील निर्धारित करी, मुआवजा निर्धारित किया। इस समझौते के लिए नाम्बी नारायणन जी ने अपना केस विड्रॉ कर लिया, जो कि केरल सरकार के खिलाफ केरला हाई कोर्ट में विचाराधीन था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 14 अप्रैल 2021 को यह ऑर्डर दिया कि CBI इस षड्यंत्र में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला की जांच पड़ताल करे। नाम्बी नारायणन जी ने 7 नवंबर 2013 को फिर इस केस को उछाला और ये बोला कि उन अधिकारियों को एक्सपोज किया जाए, उनके नकाब नोचे जाएं जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, अन्यथा यूथ बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएगी इस केस के रिजल्ट को देखकर। इस अपील पर 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक 3 सदस्यीय पैनल को अपॉइंट किया, जिसके शीर्ष थे फॉर्मर जज। इन्हीं रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया जाना था कि वह कौन कौन जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने नाम्बी नारायणन को झूठे केस में फंसाया, जो बाद में बिल्कुल झूठा साबित हो भी गया। दोस्तों, श्री DK मिश्रा जी की अध्यक्षता में 3 बेंच वाली जजों की सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि 50 लाख रुपए इनको मानसिक प्रताड़ना के तौर पर और दिए जाएं। 1994 से लड़ते लड़ते नाम्बी नारायणन को अंतिम न्याय मिला और केरल सरकार ने 1.3 करोड़ के अलावा यह 50 लाख की राशि भी उनको प्रदान की। 20 जनवरी 2019 को नाम्बी नारायणन जी को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इस महान वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन जी पर किताबें लिखी गई। इनकी एक खुद की जीवनी है जो इन्होंने खुद लिखी थी और इसके को राइटर थे प्रजेश जैन, और इस किताब का नाम था ओरमा कलुडू ब्रह्मानपाधम। जीवनी लिखी गई थी 2017 में। 2018 में एक आत्मकथा रूप में एक किताब और लिखी गई थी नाम्बी नारायणन जी द्वारा, जिसमें इनके को राइटर थे अरुण राम। इस किताब का नाम था रेडी टू फायर, हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव द इसरो स्पाई केस। दोस्तों, अक्टूबर 2018 में R माधवन जी ने इनके ऊपर एक बायोग्राफिकल फिल्म जिसका नाम है द रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट अनाउंस की थी।